सोचकर देखिए, अगर कोई कहे कि जो हमारी जन्म कुंडली है वो असल में पूरी कहानी है ही नहीं, वो तो बस एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो कहीं और छिपी है, एक ऐसी गहरी कुंडली जो उस ट्रेलर के वादे को हकीकत में बदलती है। जी हां, आज हम उसी सोल ऑफ द चार्ट यानी नवमाच के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने साफ साफ लिखा है, नवांशम विनैव ज्योतिषम नास्ति फलम तत्। मतलब सीधे शब्दों में, अगर नवांश नहीं तो ज्योतिष का कोई फल नहीं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस नवांश में? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि नवमांश को आखिर चार्ट की आत्मा क्यों कहते हैं। फिर इसके पीछे जो अंकों का खेल है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, ग्रहों की असली ताकत कैसे पहचानें। हाँ, और शादी और किस्मत के राज भी खुलेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे बारीक बिंदुओं को छुएंगे जिनके बारे में कम ही बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, चार्ट की आत्मा नवमांश। यहां हम जिस्म से आगे किस्मत की जड़ तक पहुंचेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मिसाल पेड़ और फल की। मान लीजिए कि हमारी D1 कुंडली यानी जन्मपत्री एक विशाल पेड़ है, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत दिखता है। ये पेड़ है हमारा शरीर, हमारी बाहरी जिंदगी, वो सारी संभावनाएं जो दिखती हैं। लेकिन D9 चार्ट यानी नवामांश वो फल है जो उस पेड़ पर लगता है। वही तो असली चीज है ना। पेड़ कितना भी शानदार हो, अगर फल मीठा नहीं तो क्या फायदा। यही नवामांश बताता है कि हमारे अंदर असली ताकत कितनी है और जो वादे D1 चार्ट करता है उनके नतीजे कैसे होंगे। तो आखिर ये नवमांश है क्या? तकनीकी स्तर पर नाम से ही साफ है, नव अंश यानी 9वां हिस्सा। ये एक डिविजनल चार्ट है। होता क्या है कि हर राशि जो 30 डिग्री की होती है उसको आगे 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर हिस्सा हुआ 3 डिग्री 20 मिनट का। पर यह सिर्फ गणित नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का, हमारे संस्कारों का एक आईना है, एक ब्लूप्रिंट। चलिए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, नवमांश का गणित। कैसे तैयार होता है हमारे अंदर का ये ब्लूप्रिंट? तो देखिए, यही है इस पूरे सिस्टम की नींव। हर राशि को इन 9 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, दूसरा 320 से 640 तक और ऐसे ही आगे। अब सोचिए, किसी का ग्रह, मान लीजिए सूर्य, 5 डिग्री पर बैठा है, तो वो कहाँ आएगा? बिल्कुल सही, दूसरे नवमांश में, क्योंकि 5 डिग्री 320 और 640 के बीच में है। बस इतनी सी बात। ग्रह की सिर्फ डिग्री ये तय कर देती है कि उसकी अंदरूनी ताकत क्या होगी, उसकी नवमांश पोजीशन क्या होगी। कितना अद्भुत है ना? तो अब सवाल ये है कि ग्रह की नवमांश राशि कैसे निकालें? इसका एक सिस्टम है, 3 सिंपल स्टेप्स का। पहले ये देखिए कि ग्रह किस तत्व की राशि में है, अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल। ठीक है। फिर हर तत्व की एक शुरुआती राशि होती है। जैसे अग्नि राशियों की गिनती मेष से शुरू होती है, पृथ्वी राशियों की मकर से, वगैरह। और बस तीसरा स्टेप, ग्रह जिस भी डिवीजन में था, जैसे पिछले उदाहरण में दूसरे डिवीजन में, बस शुरुआती राशि से उतना आगे गिन लीजिए। कितना व्यवस्थित और खूबसूरत तरीका है ना? अच्छा, अब थ्योरी बहुत हुई। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं, विश्लेषण के बिल्कुल दिल में। तीसरा भाग, ग्रहों की असली ताकत। यहां हम पर्दा हटाएंगे बाहरी दिखावे और अंदर की सच्चाई के बीच से। तो सबसे बड़ा सवाल, हम किसी ग्रह की असली स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएं? मतलब अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में बहुत मजबूत, उच्च का होकर बैठा है, तो क्या ये गारंटी है कि वो अच्छे फल देगा ही देगा? और इसका जवाब इस टेबल में है। असली खेल शुरू होता है जब हम D1 और D9 को आमने सामने रखते हैं। देखिए, अगर कोई ग्रह D1 में भी स्ट्रांग है और D9 में भी, तो ये है राजयोग, पूरी ताकत, पूरी सफलता। लेकिन अगर D1 में तो ग्रह बहुत स्ट्रांग है पर D9 में आकर कमजोर हो गया, तो ये उस इंसान जैसा है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला है, मौके पर धोखा दे जाता है। और अब सबसे दिलचस्प केस, D1 में ग्रह कमजोर, नीच का है, पर D9 में मजबूत, उच्च का हो गया। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शुरुआती संघर्ष के बाद ऐसी जबरदस्त सफलता मिलती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आखिर में, अगर कोई ग्रह दोनों चार्ट्स में एक ही राशि में है, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। यह एक पत्थर की लकीर जैसी अटल शक्ति है। इस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ उदाहरण से पक्का करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनको हम सब जानते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली से इसको समझते हैं।
उनके D1 चार्ट में जुपिटर यानी बृहस्पति कर्क राशि में 00 डिग्री 32 मिनट पर है। ये एक जल तत्व राशि का पहला ही हिस्सा है, इसलिए D9 में भी जुपिटर कर्क राशि में ही रहता है। और जब ग्रह D1 और D9 में एक ही राशि में हो तो क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल, वर्गोत्तम। यही वर्गोत्तम जुपिटर उनके ज्ञान और सौभाग्य का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अब देखिए शनिदेव को। D1 में शनि वृषभ राशि में है 19 डिग्री 13 मिनट पर। ये एक पृथ्वी तत्व राशि का छठा नववांश है। और हमने क्या देखा था? पृथ्वी तत्व की गिनती मकर से शुरू होती है, तो मकर से छठा गिने तो क्या आता है? मिथुन। इसलिए D9 में शनि मिथुन राशि में चले जाते हैं। सोचिए, वृषभ का शनि और मिथुन का शनि, जमीन आसमान का फर्क। इस एक छोटे से कैलकुलेशन से ग्रह का पूरा कैरेक्टर, उसके फल देने का तरीका ही बदल गया। अब आते हैं नवमांश के उस पहलू पर जिसके लिए यह सबसे ज्यादा जाना जाता है, हमारा चौथा हिस्सा, विवाह और भाग्य का रहस्य। देखते हैं कि D9 चार्ट रिश्तों और किस्मत की किताब को कैसे खोलता है। D9 को अक्सर मैरिज चार्ट भी कहते हैं। तो इसमें देखना क्या क्या है? नंबर 1, D9 का लग्न। यह बताता है कि शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी और हमारी अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 2, 7वां घर। ये सीधे सीधे लाइफ पार्टनर के नेचर और मैरिज की क्वालिटी का आईना है। फिर पुरुषों के लिए वीनस यानी शुक्र और महिलाओं के लिए जुपिटर यानी बृहस्पति की D9 में पोजीशन देखनी जरूरी है। इससे मैरिटल हैप्पीनेस का पता चलता है। और हाँ, 7वें घर का मालिक D9 में कहाँ जाकर बैठा है, ये शादी की टाइमिंग और क्वालिटी दोनों पर रोशनी डालता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, D1 चार्ट सिर्फ शादी का योग दिखाता है, एक संभावना। लेकिन D9 चार्ट उस शादी का सुख दिखाता है। D1 एक प्रॉमिस है, D9 उस प्रॉमिस की रियलिटी है। तो अब तक हमने नींव और इमारत की बात की। चलिए अब कुछ और गहरी सूक्ष्म बातों पर चलते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, जीवन के सूक्ष्म बिंदु। यहां हम छिपी हुई ताकतों और चुनौतियों दोनों से रूबरू होंगे। नवमांश चार्ट के अंदर कुछ डिवाइन पॉइंट्स छिपे होते हैं, कुल 24। इन्हें कहते हैं पुष्कर नवमांश। पुष्कर मतलब जो पोषण दे, जो नरिश करे। ये इतने पावरफुल पॉइंट्स होते हैं कि अगर कोई ग्रह यहां बैठ जाए तो उसे जोरदार बल मिलता है। यहां तक कि शनि या राहु जैसे कठोर ग्रह भी यहां आकर शुभ फल देने लगते हैं। ऐसे नतीजे जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दें। लेकिन जहां अमृत है वहां विष भी होता है ना? जैसे पोषण के पॉइंट्स हैं, वैसे ही खतरे के भी पॉइंट्स हैं। और एक नंबर है, एक नंबर जो ज्योतिष में अचानक आने वाली परेशानी का सूचक माना जाता है, वो है 64। ये है 64वां नवमांश। इसे खर नवमांश भी कहते हैं। खर मतलब कठोर या पीड़ा देने वाला। इसकी गिनती चंद्रमा के नवमांश से की जाती है। चंद्रमा से ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है जो सीधे हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति पर चोट करता है। जब भी शनि जैसे ग्रह गोचर में यानी ट्रांजिट में इस पॉइंट के ऊपर से गुजरते हैं तो अचानक से कोई ना कोई बड़ी मुश्किल या नुकसान सामने आ सकता है। तो अंत में ये साफ है कि नवमांश सिर्फ अंकों का जाल नहीं है। ये हमारे पिछले कर्मों का फल है जो अब पक कर तैयार है। ये वो अंदरूनी किरदार है, वो नींव जिस पर हमारी बाहरी सफलता की पूरी इमारत टिकी हुई है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या हमारी किस्मत बाहर के हालात बनाते हैं या हमारे अंदर की ताकत? नवमांश इशारा करता है कि असली खजाना और असली जंग दोनों हमारे अंदर ही हैं।